Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in today's lecture, we'll be revising all the formulas of physics जो कि बैरियर के टेस्ट के रेलिवेंट हैं. उसके अलावा मैं अपने लेक्चर्स की कुछ कंपाइलेशन भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप प्रिपरेशन कर सको और आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बैरियर के एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स के सेक्शन से आते हैं. तो विदाउट एनी डिले let's start today's lecture. But before that, I'll request you all to kindly subscribe to my channel. Do share it with your friends as well. तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास बैरिया के टेस्ट के अंदर यूनिट्स वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपसे ये पूछा जाता है कि यूनिट्स क्या हैं, कोई क्वांटिटीज गिवन होती हैं उनके यूनिट्स पूछ लेते हैं. बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी पूछा जाता है और उसके साथ साथ आपसे यूनिट से रेलेवेंट डायमेंशंस भी पूछी जाती हैं. आगे जाके लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से. तो बेस और डिराइव क्वांटिटीज के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि डायमेंशंस पूछ ली जाती हैं चीज़ों की. इसके साथ साथ टेस्ट के अंदर आपके पास समटाइम्स प्रीफिक्सेस पूछे गए होते हैं. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चीज़ों को लिखा जाना है ऐसा पूछा गया होता है आपसे. स्केलर्स और वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कोई क्वांटिटी गिवन होती है, पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या है, बेस क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है, या ये बता दो कि स्केलर क्वांटिटी है क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसके अलावा समटाइम्स आपसे डायरेक्टली फार्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है या इसका क्या फार्मूला होगा. सो देयर कैन बी फार्मूलाज इन योर टेस्ट इंशाल्लाह एज वेल. तो फिजिक्स का सेक्शन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. यू आर अ बिट इवन इफ यू आर बिट प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिक्स. अगर आप 50% में प्रिपेयर करके जाते हो आप योर करिकुलम, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हो. उसके साथ साथ अगर कोई न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आएंगे तो दे आर वन शॉट न्यूमेरिकल जिनके ऊपर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वन स्टेप में या मैक्स 2 स्टेप्स के अंदर वो वाला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा. तो फिजिक्स के अंदर 2 to 3 मिनिमम एंड 4 to 5 मैक्सिमम न्यूमेरिकल रिलेटेड चीजें होती हैं, बट मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें ही होती हैं एंड आर रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. थ्योरेटिकल रीजंस पूछ ली जाती हैं आपसे. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, फार्मूला बेस्ड चीजें होंगी. तो बिफोर डाइविंग इनटू द लेक्चर, मैं मेन फार्मूलाज आपको रिवाइज करवा देता हूँ. तो इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफरेंट डिवाइसेस के लीस्ट काउंट्स भी पूछ लिए जाते हैं. समटाइम्स इतना इजी भी क्वेश्चन होता है कि जी लीस्ट काउंट पूछा गया है किसी डिवाइस का. एरर्स के बारे में पूछ लिया जाता है. लास्ट पेपर के अंदर फॉल 2024 के अंदर एक क्वेश्चन ये भी था कि जीरो एरर क्या होता है. तो सिस्टमैटिक एरर होता है जीरो एरर. तो मोर और लेस इस तरह की चीजें होती हैं. प्रीफिक्सेस पूछे गए थे. पीको का प्रीफिक्स पूछा गया है फॉल 2024 में. स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर ये मेरे पास है कि जी प्रीफिक्स पीको का पूछा गया था मेरे से. और एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मेरा माइक्रो का जो था वो पूछा गया था, प्रीफिक्स जो है वो पूछा गया था. इस तरह की चीज़ें जो है फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट, इस तरह की चीज़ें आपके पास होंगी. तो अगर मैं फार्मूलाज रिवाइज कराऊँ आपको, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर फार्मूला है वो आपने याद रखना है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम योर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी या स्पीड आपकी क्या होती है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. इसके साथ साथ जो आपके पास अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है. स्पीड की अगर बात करते हो तो डिस्टेंस बाय टाइम है. दोनों का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन की अगर आप बात करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, उसका यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. न्यूटन की तीनों इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. इसके साथ साथ द सेकंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो वर्ड डन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट टू बैरियर्स टेस्ट, ठीक है. वर्ड डन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं. अभी ये जो लाहौर में बैरियर के सीबीडी स्टार्ट हुए उसमें स्टूडेंट से ये पूछा गया कि वर्ड डन किस केस में जीरो होगा. सो वर्ड डन का आपने फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एफ डी cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यूनिट इसका जो है वो जाउल होता है. तो मैं बता देता हूँ कि जीरो कब होगा, जब थीटा जो एंगल जो है दैट इज 90 डिग्रीज. सो द एंगल इज 90 डिग्रीज. So cos 90 is zero. So in that case the work done will be zero. So if a person is holding a book in his hand और बुक के ऊपर फोर्स अपर डायरेक्शन में है, बंदा इस तरफ जा रहा है, तो बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का. इस केस में बुक के ऊपर वर्क डन जीरो है, चाहे वो बंदा मूव कर रहा है उसके बावजूद भी वर्क डन ऑन द बुक इज जीरो इन दैट केस. अगर बॉडी ने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, इन दैट केस भी आपने फोर्स तो लगाई. एक वॉल है, मैं उसको पुश करना शुरू कर दूं, वॉल को तो नहीं मैं हिला सकता, बट मैंने फोर्स लगाई है, डिस्टेंस जीरो है, इन दैट केस भी वर्क डन आपके पास जीरो होता है. तो किस एंगल के अंदर आपके पास वर्क डन मैक्सिमम होगा, जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल होते हैं, यानी कॉस जो 0 डिग्रीज 1 होता है, क्योंकि एंगल जो है वो आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्रीज होता है. तो इन दैट केस इट इज मैक्सिमम. 0 से 90 के बीच में वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है. 90 से बड़ा और 180 के बीच का अगर एंगल है तो वर्क डन आपका
नेगेटिव होता है 180 के ऊपर भी एंगल आपका माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 आती है। सो एंगल आपका जो है वो वैल्यू जो है वर्क डन की वो आपके पास नेगेटिव ही आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क डन से एसोसिएटेड चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी क्या है। सो एनर्जी एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल विद वन अनदर, याद रखिएगा। टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को अगर मैं आपसे रिवाइज करवाता हूँ, टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, एनर्जी से रिलेटेड चीजें आपके पास आती हैं जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, डैट इज 1/2 mv² है। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, डैट इज mgh है। तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की होती है, ड्यू टू मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी होती है। अच्छा, एक टिप मैं बता दूंगा, अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो जी की वैल्यू को 9.8 लेने के बजाय 10 ले लेना। अगर उसने अपने तौर पे 9.8 भी ली हुई है या गिवन भी है तो 9.8 के ऊपर कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। आपने 10 ले ली तो क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको आपने मार्क कर लेना। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट या न्यूमरस टाइम जो है वो न्यूमेरिकल भी बेसिक सा आया हुआ है। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डैट इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ये कह दो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है डैट इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वाइस वर्सा दोनों ये चीजें चलती हैं। एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहता है कि एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी मैंने बात कर दी है आपके साथ, इसकी स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। सो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन क्या है, डैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर। सो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन की जो वैल्यू है डैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर होती है हमारे पास। उसके बाद आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना है लाजमी पेपर के लिए। मैंने आगे जाके लेक्चर में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वो आप देख लेना। तो इन द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L/G है। और इन द केस ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग दैट इज 2 पाई अंडर रूट M/K होगा। तो M मैस है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसके केस में L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G इज द ग्रेविटी। सो मैस ऑफ द पेंडुलम के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। फॉल 2024 के अंदर एक एमसीक्यू ये था कि आप टाइम पीरियड है पेंडुलम का और मैस मैंने इतना इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। सो बच्चों ने क्या किया कि गलती में जाके ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो दिस फार्मूला इज फॉर द स्प्रिंग मैस सिस्टम, ठीक है ना। स्प्रिंग मैस सिस्टम जो आपका एसएचएम का केस है, ये फॉर्मूला उसके लिए है, दैट इज नॉट फॉर योर सिंपल पेंडुलम नहीं है। सो पेंडुलम का मैस आप ज्यादा करो या कम करो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसके साथ साथ समटाइम्स इस तरीके भी इसमें से पूछा जाता है कि जी पहले लेंथ जो थी वो एल थी, अब मैंने लेंथ जो है 4 टाइम्स लेट्स इंक्रीज कर दिया, मैस मैंने हाफ कर दिया, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। सो अगर मैंने लेंथ जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मैं आपको करके दे देता हूँ, तो डैट विल बी 4L/G अंडर रूट 4 इज 2, वो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, डैट विल बी 2 पाई अंडर रूट L/G। सो द न्यू टाइम पीरियड विल बी ट्वाइस द ओल्डर टाइम पीरियड इफ आई इंक्रीज द लेंथ टू 4 टाइम्स। क्वाड्रोपल अगर मैं लेंथ को कर देता हूँ, क्वाड कर देता हूँ मैं लेंथ को, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी डबल्ड अप। तो इस तरह के रेलिवेंट चीजें एसएचएम से रिलेटेड आती नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, एम्पलीट्यूड और इस तरीके की बातें मैंने ऑलरेडी रिवाइज करवाए हुए हैं। जो रिव्यू सेक्शन है उसके अंदर भी अपलोडेड है, यूट्यूब के ऊपर भी, ड्राइव के ऊपर भी, आप वहां से जाके चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, दे आर रिलेटेड टू द प्रेशर। ठीक है। सो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो डैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो अगर आप किसी यूनिट एरिया के ऊपर या आप किसी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज जो है वो प्रेशर कहलाता है। आपका स्ट्रेस भी यही चीज कहलाती है। सो स्ट्रेस इज द सेम थिंग एज वेल। ठीक है, स्ट्रेस भी यही कहलाता है। स्ट्रेन क्या चीज है, मैं अगर स्ट्रेन की बात करूं तो डैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया, तो वहां पे क्या है कि कितना चेंज इन लेंथ आया है एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। तो खैर ये तो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम अगर आप करोगे तो डैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा आपके पास। ठीक है। सो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस तो फोर्स ओवर एरिया या टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी आपने देख के जाना है। यंग मॉडुलस क्या होता है, डैट इज द रेशो ऑफ, यंग मॉडुलस की अगर बात की जाए तो यंग मॉडुलस इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशो है आपके पास। सो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशो है आपके पास, दैट इज जो यंग मॉडुलस स्ट्रेस क्या है, फोर्स ओवर एरिया आ गया। स्ट्रेन अगर लेट से मैंने टेंसाइल स्ट्रेन लिया तो डेल्टा L/L नॉट आ जाएगा। अक्सर बुक्स के अंदर इसको यूं लिखा हुआ होता है F/A इंटू
एल नॉट बाय डेल्टा एल। मैथमेटिकल रूल मैंने अप्लाई कर दिया कि ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, तो वो आ जाएगा आपके पास। फिर एक समटाइम्स कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है? वो सारे का सारा पॉइंट है बॉडी के अंदर जहाँ पे उसका सारे का सारा वेट ऐड कर रहा होता है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जहाँ पे उसका सारे का सारा मैस ऐड कर रहा होता है, वो उसका सेंटर ऑफ मैस है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस के बीच में ये फर्क है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आप वापस आ जाओ, टॉर्क क्या चीज होती है? टॉर्क इज एफ आर साइन ऑफ थीटा होता है आपके पास। अगर टॉर्क टॉर्क इज जो है या टर्निंग इफेक्ट इज ड्यू टू टू फोर्सेज है, तो वो आपके पास कपल कहलाता है। वो कपल कहलाएगा आपके पास, ठीक है। और एफ आर साइन थीटा, ये जो टॉर्क है, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और मोमेंट आर्म के ऊपर। सेम गोस कपल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एज वेल एज द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, आपका टॉर्क भी ज्यादा होगा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज वेयर एज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट है। आंसर आपके पास स्केलर की फॉर्म में आता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने मास और वेट का डिफरेंस दे के जाना है। खैर ये मुझे पहले बताना चाहिए था। तो मास क्या होता है कि बॉडी का अंदर जो कॉम्पोजिशन उसकी क्या है, नंबर ऑफ एटम जितने कंटेन है, वो सारे का सारा मास कहलाता है। वेट क्या है? वो फोर्स जिससे अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो उसका आपके पास कहलाता है, वो उसका आपके पास कहलाता है वेट कहलाता है, ठीक है। इसका यूनिट जो है वेट इज अ फोर्स, तो इसका यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है। मास का यूनिट इज केजी है। और इसके साथ एक बात आपने ये याद रखनी है कि वेट जो है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है, मास जो है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बता दिया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स से अगर हम कोई खाना खाते हैं तो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, जिसको वो हीट एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती है। फिर हम उससे मैकेनिकल काम करते हैं या जो भी मेंटल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। सो बात करते हैं हम लोग आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी के बल्कि पहले आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की बात मैं कर लेता हूँ क्योंकि वो उसी के साथ रिलेटेड है। सो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप टोटली या पार्शली सबमर्ज करते हो इनटू एनी लिक्विड, ठीक है, तो आप थ्रस्ट होता है वो उसके वेट के इक्वल है। सो आई हैव अ पूल जिसके अंदर एक बॉडी जो है वो हाफ डिप्ड है। लेट्स से एक प्लैंक है जो कि हाफ डिप्ड है और हाफ ऊपर फ्लोट, वैसे तो ये फ्लोट कर रहा है, हाफ डिप्ड है और हाफ ऑफ द सर्फेस ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो जितना वेट इसका डाउनवर्ड होगा उतनी आप थ्रस्ट फोर्स के ऊपर लगेगी। दिस इज वाई ये फ्लोट कर रहा है। यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी है, इसी की एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। पास्कल लॉ की अगर बात की जाए तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी फोर्स के ऊपर किसी लिक्विड के ऊपर या किसी फ्लूइड के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो एक्सर्ट करते हो, सॉरी, फोर्स आप एक्सर्ट करते हो, तो वो फोर्स जो है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। ये सिस्टम हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आपका पहले का प्रेशर बाद का प्रेशर सेम होता है। यही वजह है कि हम लोग F1A1 बाई F2A2 इसको पास्कल लॉ जो है वो हम इसको नाम देते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, जो में से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने देखना है। इसके अलावा आपने जो कॉन्सेप्ट देखने हैं, मैं दो तीन कॉन्सेप्ट और बता दूं जो कि पहले भी बैरियर के टेस्ट के अंदर समटाइम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, सॉरी न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू होता है। तो उसमें आपके पास एक तो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। सो रेडिएशन क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है। अगर एनर्जी या हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये चीज जो है वो रेडिएशन कहलाती है आपके पास, ठीक है जी। सो रेडिएशन क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है। कन्वेक्शन क्या है? कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। कन्वेक्शन क्या चीज है? कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। सो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी का फ्लो है, यानी हॉट या हायर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल मूव करके इस प्लेस के ऊपर, तो ये चीज कन्वेक्शन है। रेडिएशन के अंदर मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं बल्कि एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन के अंदर थ्रू सॉलिड्स चीजें जो है वो एटम जो है एक दूसरे से साथ टकराते हैं, टकरा के एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और एनर्जी जो है वो कंडक्ट होती है। इसकी एग्जांपल कंडक्शन ऑफ हीट की क्या है? कि कोई पॉट है जिसके अंदर कोई फूड कुक हो रही है और अगर आपने उसके अंदर एक स्पून इंसर्ट किया हुआ है, उसके अंदर स्पून एक पड़ा हुआ है जो कि मेटालिक है या कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो वो भी हॉट हो जाता है क्योंकि कंडक्शन की वजह से चीजें जो है वो फ्लो करती हैं, एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके बराबर होता है? दैट इज Q/T। सो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है आपके पास। लास्ट थिंग,
फ्रॉम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, फिर मैं आपको सेकंड ईयर के मेन फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज इन दिस मैराथन। सो एफिशिएंसी क्या होती है? सो एफिशिएंसी ये होता है कि आपके पास यूजफुल वर्क है डिवाइडेड बाय टोटल वर्क है आपके पास, और अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करते हो तो इंटू 100 आ जाता है। तो एफिशिएंसी को आप यूं भी लिख सकते हो कि आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100। सो इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। सो नो सिस्टम इज ओनली आइडियल सिस्टम आर 100% एफिशिएंट। उसके अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आपके पास अगर आप रियलिस्टिक फॉर्म में देखते हो तो दे आर नॉट 100% एफिशिएंट। एफिशिएंसी बता रही है कि फार्मूला का फार्मूला ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है कितनी नहीं हुई है। और एक बात इसी से एसोसिएटेड याद रखना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स ऑफ पावर। सो पावर क्या है? दैट इज वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम होता है, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज वॉट होता है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है आपके पास पावर। आखिरी एक बात मैं बता दूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देख लेना है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर जो है वो आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो सेकंड ईयर की अगर बात की जाए, इसके अंदर अगर फिजिक्स के मेन फार्मूलाज की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास कूलम्स लॉ है। ठीक है, सो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में बताता है। दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्केयर है। इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हो तो दैट इज एफ बाई क्यू, और इसका यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये तो फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। और के की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्केयर कूलम स्केयर। और जो इसका पूरे का पूरा कांस्टेंट है के इन केस ऑफ वैक्यूम वो 4/पाई एप्सिलॉन नॉट है, या अगर नो मीडियम है तो उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्केयर कूलम इनवर्स स्केयर होती है, या कूलम इनवर्स होती है। इसको देख लीजिएगा। तो कूलम लॉ आपने करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, और आपने टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर देखना है। सो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज टॉ इज इक्वल टू आर इनटू सी होता है। आर रेजिस्टेंस है, सी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है। और 5 टाइम कांस्टेंट्स के अंदर एक कैपेसिटर जो है वो 100% चार्ज होता है। एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर अपनी वैल्यू का 63% चार्ज होता है। नेक्स्ट में रिमेनिंग का 63%, फिर नेक्स्ट में रिमेनिंग का, तो 5 टाइम साइकिल उसको लगते हैं टू गेट 100% चार्ज। कैपेसिटर जो होता है दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। उसकी इक्वेशन है क्यू चार्ज है आपके पास, सी कैपेसिटेंस है आपके पास, वी वोल्टेज है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो आपके पास फैरेड होता है। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंसेस के जो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलाज हैं वो मैं बता देता हूं, बट बिफोर मूविंग टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, वो मैं रिवाइज करा देता हूं। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। इसकी दो कंडीशंस हैं इसके, एक तो ये है कि जो आपका कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, ठीक है, नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट। और जो सेकंड आपके पास चीज़ है इसके अंदर, वो आपके पास चीज़ ये है कि आप का टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर चेंज ना हो। तो जो डिवाइसेस ओम लॉ को फॉलो करती हैं वो ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, सो ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, और जो चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, ओम लॉ को जो फॉलो नहीं करती। अच्छा, अगर आपने सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगाया हुआ है लेट से, तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस को जब आप लगाओगे तो आप याद रखना कि सीरीज के अंदर, मैं बल्कि ये पहले बता देता हूँ कि सीरीज के अंदर आपका चाहे कोई भी डिवाइसेस लगी हुई हो, चाहे वो रेजिस्टेंसेज हैं, इंडक्टर्स हैं या कैपेसिटर्स हैं, तो सीरीज में आपका चार्ज या आपका करंट जो है वो सेम रहता है, और पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहती है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हो तो आपकी वोल्टेज या आपका ईएमएफ जो है वो सेम रहता है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की अगर बात की जाए तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल सो ऑन, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं अगर सीरीज में है तो सिंपली उनको ऐड कर दोगे, यू विल हैव द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर के केस में सीरीज का केस जो है दैट इज ऑपोजिट, वो कहता है कि 1/C इक्विवेलेंट जो है दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn सो ऑन, यानी करते करते आपने लेके जाना है 1/Cn तक। नेक्स्ट की अगर हम बात करें पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर जो जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन ये होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से करते करते आपने 1/Rn तक चले जाना है। और अगर आपके पास पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उसका ये वाला सीन होगा जो कि सीरीज रेजिस्टेंसेज के बराबर है, और वो होगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टिल Cn। सो कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो रो एल बाई ए पर डिपेंड करती है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एंड अगर एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा थिक वायर होगी, तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज्यादा कम होगी।
अब हम बात करते हैं लेंजेस लॉ की। तो लेंजेस लॉ की कुछ उस तरह से तो फिजिकल या मैथमेटिकल फॉर्म तो नहीं है, बट लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि जो भी कॉज होता है, ठीक है ना, अगर मैं लेंजेस लॉ की बात करूं तो लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो भी कॉज होता है जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो अपने कॉज को, जो जो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ है, वो अपने कॉज को अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट करा रहा हूँ, करंट की जनरेशन हो रही है, तो करंट इस तरीके से होगा कि वो कॉइल को क्लॉकवाइज चलाना चाहेगा। सो दिस इज लेंजेस लॉ। ठीक है। एम्पियर्स लॉ आपके पास क्या कहता था? एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई आपके पास करंट है। और अगर आप गॉसेस लॉ की बात करते हो, वैसे तो इनको इतना डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी ये सारे लॉस क्विकली रिवाइज करा दिया ताकि कोई गिला ना किसी का रह जाए। सो गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी जगह का अगर आपने फ्लक्स निकालना है तो दैट इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। तो फ्लक्स क्या होता है आपके पास? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया आपका जो है वो फ्लक्स होता है। सो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इन दैट केस वो आपके पास आएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। दूसरा आएगा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए आएगा कॉज ऑफ थीटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कॉज ऑफ थीटा उनके बीच का एंगल है, कॉज डिपेंडेंट होता है। तो इतना इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये फॉर्मूलाज बता दिए हैं कि पेपर में चीज़ें आ जाएं। वैसे बहुत ही ईजी पीजी चीज़ें बैरिया के टेस्ट के अंदर जो है वो फिजिक्स की आती हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो फिजिक्स में तो इंशाल्लाह आपको फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ईजी ही लगेगी। तो लास्ट चीज़ों पे चलते हैं हम लोग। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट इंड्यूस होगा, या आप करंट या वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो दैट इज नोन एज द फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन देख लो आप। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या कहती है? ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आपको कहती है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो आपके पास बराबर होती है, यानी वी पी आई पी। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट होता है। सो वी पी आई पी, उसके साथ वी एस आई एस होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का पहले मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। दैट इज वी इंटू आई, करंट इंटू वोल्टेज, और उसके साथ साथ आप पावर को यूं भी लिख सकते हो आई स्केयर आर। या आई स्केयर आर कैसे आया? वी की जगह पे आई आर पुट कर दिया। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स आप, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो कि पावर के हैं। तो इन द केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। करंट के केस में और वोल्टेज के केस में उल्टा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के केस में ये सेम होता है। सो ऊपर ही वीपी आएगा, ऊपर ही वी एस, नीचे ऊपर वीपी आएगा लेफ्ट साइड पे, ऊपर अगर एनपी है, और राइट डिनोमिनेटर में फिर दोनों के सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, और राइट साइड पे सेकेंडरी की वोल्टेज आएगी। तो लास्ट थिंग फ्रॉम द आपने जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स की लेके जानी है, डैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से आपने अल्फा बीटा और गामा रेस की प्रॉपर्टीज को मेन देख लेना। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, गामा जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर मोस्ट होती है, इनकी मीडियोकर होती है, और इनकी लीस्ट होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर इनका कर दो तो बेहतर है। फिजन फ्यूजन और हाफ लाइफ कर दो, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। सो फिजन और फ्यूजन क्या है? तो फिजन का मतलब क्या होता है? चीज़ों का टूटना है। सो स्ट्रेसमैन और ऑटो हैन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिजन का प्रोसेस करवाया था। उन्होंने क्या किया था कि एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया था विद यूरेनियम एटम, एंड दे वर थिंकिंग यूरेनियम के एटम का साइज बड़ा है, वो न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इट्स स्प्लिटेड अप इनटू टू स्मॉलर एटम्स। क्रिप्टॉन बना था, और साथ शायद बेरियम बना था, और उसके पास जो है आपके पास तीन जो है वो न्यूट्रॉन्स निकले थे, और बहुत अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी थी। वो जो तीन न्यूट्रॉन्स थे वो रुके नहीं थे, वो फर्दर उन्होंने 3 से 9 कर दिए थे, और फिर 9 से वो 37 और 27 हो गए थे, एंड सो ऑन। ये रिएक्शन जो था फिजन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो फिजन चेन रिएक्शन जो था वो अनकंट्रोल्ड हो गया था। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कैडमियम के रॉड्स होते हैं, ताकि जो सरप्लस न्यूट्रॉन्स हैं आप उनको एब्जॉर्ब करा लेते हो और रिएक्शन को स्टॉप करवा लेते हो। सो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इसके अंदर रिलीज होती है। फ्यूजन क्या होता है? इसके अंदर दो छोटे एटम्स कंबाइन करते हैं और एक बड़ा एटम जो है बनाते हैं। फ्यूजन का मतलब ही होता है जुड़ना या चीज़ों का कंबाइन होना। तो फ्यूजन क्या है? उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, और अभी तक हम 100% फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो वी विल हैव वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दुनिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको पता है जिस तरह कि शर्नोबिल का इंसिडेंट हुआ था, सेक्टर उस तरीके से रेडिएशन होती हैं, एंड अगर ये एक्सप्लोड कर जाए आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, तो जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन काम होता है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लास्ट चीज उसमें देखनी है, डैट इज हाफ लाइफ।
सो हाफ लाइफ क्या है कि जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है और उसमें से रेडिएशन आपके पास निकलती रहती हैं, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स खत्म होते जाते हैं। सो कितने टाइम में नंबर ऑफ एटम्स, अगर लेट से 1000 थे या वो 100 ग्राम्स पड़ा हुआ था, ठीक है, और कितने टाइम्स में वो एटम्स 500 एटम्स रह जाएंगे, या कितने में उसका मास जो है वो हाफ हो जाएगा, दैट टाइम इज नोन एज योर हाफ लाइफ। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट जिनको मैंने पूरी फिजिक्स को थॉरली रिवाइज करवा दिया फॉर बैरिया। अगर ये आप हाफ आवर की ये चीजें कवर अप कर लेते हो तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। साउंड के कॉन्सेप्ट देख लेना, ऑन विच फैक्टर द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, ये चीज मैं भूल गया हूँ। सो जिन फैक्टर्स के ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है, दैट इज एरिया, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, जो सोर्स और ऑब्जर्वर का आपस का डिस्टेंस है वो। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर के ऊपर मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आपका आपका जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, उसके साथ साथ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, और कितनी फोर्स आपने उसको को एक्सर्ट किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो मैं बता रहा था डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी लाउडनेस ऑफ साउंड, उसके साथ जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो ये बताती है कि कितनी एनर्जी जो है वो साउंड वेव अपने साथ जो है वो कैरी कर रही है। दैट इज नोन एज योर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 10 log ऑफ आई बाई आई नॉट है, आई आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, आई नॉट आपकी इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, एंड दिस इज नोन एज योर इंटेंसिटी लेवल। तो ये जो है ना ये आपका इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा, ठीक है। सो ये जो है ना ये चीज़ जो है वो आपकी इंटेंसिटी लेवल कहलाती है ऑफ द साउंड वेव। एक लास्ट इक्वेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसको भी देखे जाना, v वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी, एल लेमडा। बाकी वो क्वांटम इफेक्ट हो गए, उस तरीके की चीज़ें होगी, लेजर एक्शन हो गया, कैथोड रेज हो गई, या बहुत डीप डाउन या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करवा दी हैं। सो अगर ये चीज़ें आप करके जाते हो तो फिजिक्स आप इंशाल्लाह 100% कर लोगे। बेसिक फार्मूला जिसके आपने देख लेने हैं, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज हैं, उनको आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि पास्ट पेपर्स के अंदर किस तरह की डिफिकल्टी लेवल की या किस तरह की चीज़ें थी। कुछ लेक्चर्स बाय द वे ऑलरेडी पहले भी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साथ हैं। तो हम अपने ऑनलाइन सेशन का 100% कंटेंट तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड डेफिनेटली नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशन में हैं ये फिर उनके साथ जाती है। तो आप उन चीज़ों को करो, फिर भी ये आपका बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर, स्पीड या टाइम, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द सिस्टम नेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट इज सेम एंड दैट इज जूल, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी डायरेक्टेड होती है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कहता है किसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का इसमें से कौन सा डायमेंशनल फार्मूला है? MLT-2 है। कैसे? मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो फोर्स का फार्मूला इज F इज इक्वल टू एम ए। एम मैस का यूनिट जो है, एम इज द यूनिट ऑफ मैस, ठीक है। सो सॉरी, एम इज द सिंबल ऑफ मैस हेयर। सो एम की डायमेंशन इज कैपिटल एम। एक्सेलरेशन पे आते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, एल टाइम टी, एल टी माइनस टू। सो दिस इज MLT-2, राइट। देखो ये वाला जो m था, दिस m इज फॉर मास, सो दिस m इज फ्रॉम मास, ठीक है। सो इसकी डायमेंशन m आ जाएगी। एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो डायमेंशन विल बी LLT-2, सो MLT-2 आ जाएगा। सो देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट्स, scalar vector quantities, one shot formulas and dimensions. So which of the following quantities both has magnitude and direction? So basically they are asking about a vector. So इस lecture के अंदर मैंने वही चीजें ऐड की जो scalar vectors की past papers में पूछी जाती रही हैं। तो mass is a scalar quantity, energy is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, so acceleration is a vector quantity. Therefore it has both magnitude as well as direction. The unit of momentum is, so the unit of momentum is kg meter per second. Why? The formula of momentum is P is equals to mv. So mass ka unit is kg, velocity unit is meter per second. So kg meter per second is the unit here. So what is the dimension of work? So I have told you in earlier classes as well that you need to remember three basic dimensions: the dimension of mass, which is m; the dimension of length, which is l, right? So the dimension of length, which is l, and the dimension of time, which is t, right? एंड इसके साथ साथ आपने यू हैव टू रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2। मैंने भी ड्राइव करके भी बता दिया है लास्ट क्वेश्चन में कि कैसे उसकी डायमेंशन इज MLT-2, राइट। So if you remember these four dimensions, you can work out any problem related to dimension in your barrier का test, in your air का test, in your NTS का test, and other any test जहाँ पे dimension पूछी गई है. So now coming back
So we need to find out the dimension of work. So the work of formula is W is equal to F into D. So F की dimension is MLT minus 2. Force की dimension by the way याद रखनी है लाजमी. And D is distance, so the dimension will be L. So the work की dimension is ML square T minus 2. So same goes the dimension of energies as well. So work and energy are interchangeable, right? So they have same dimension there. So let's say the following quantity is not a vector. थोड़ा सा गौर करना है, is not a vector. Weight directed होता है भाई. Weight is always directed toward the center of the earth. So that direction. Velocity is directed as a vector. Displacement is directed as a vector. Kinetic energy is not a vector quantity. The unit of torque is Newton meter. Why? The formula of torque is tau is equal to F into R. F का जो unit है that is Newton. R is moment arm, that is length, so the unit is meter. Which of the following has a dimension of ml square t minus 2? ऑलरेडी मैंने बता दिया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, वर्क का भी यही है और टॉर्क का भी यही है. मैं बता देता हूँ, देखो टॉर्क का फॉर्मूला इज एफ क्रॉस आर. सो एफ की डायमेंशन इज एम एल टी माइनस 2, राइट? सो आर इज मोमेंट आर्म, दैट इज डिस्टेंस, the distance will have a dimension of L. So this is ml square t minus 2, right? So the torque is ml square t minus 2. The torque is ml square t minus 2 है torque. ठीक है. सेम गोज फॉर वर्क. वर्क का मैं लास्ट में बता चुका हूँ, एफ इंटू डी है. एफ अगेन ml t minus 2. I have told you numerous times कि remember the dimension of force. ठीक है. So D here is L. So this is ml square t minus 2. Okay. Next question. Check whether the formula V is equals to under root FL by M. इसको करेक्ट कर लीजिएगा. V is equal to under root FL by M is dimensionally consistent or not. So देखो dimension यूज इसी पर्पज के लिए होती हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. भी एक उसके अंदर मेथड है, मतलब एक उनका रीजन है. डायमेंशंस का यूनिट्स डिराइव करने के लिए यूज होती हैं, बाकी चीज़ों के लिए, चीज़ों को प्रूव करने के लिए होती हैं. सो आई कैन चेक कि क्या ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट F इंटू L बाई M इज करेक्ट और नॉट. सो फॉर्मूला की करेक्टनेस के लिए व्हाट आई विल डू हियर इज I'll check the dimension on the left hand side as well as the right hand side. अगर दोनों की dimension same है, so it means the formula is correct, otherwise it is wrong. So on the left hand side we have velocity. So the velocity का unit is meter per second. The dimension will be LT minus 1. On the right hand side, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि फोर्स के डायमेंशन को याद रखो ताकि इशू ना आए. सो दैट इज MLT minus 2, राइट? So the dimension of force is MLT minus 2. स्ट्रेट अवे प्लग इन कर दो ताकि मसला ही ना हो. इनटू लेंथ की डायमेंशन इज L डिवाइडेड बाय M. मास की डायमेंशन इज M के साथ कैंसिल हो जाएगा. दिस इज L स्क्वायर T minus 2. अंडर रूट लेंगे, दोनों का अंडर रूट होगा, LT minus 1 हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इज सेम. सो द फॉर्मूला इज करेक्ट. So the why fog droplets appear to be suspended in the air? They are due to the upward thrust of the air. तो होता क्या, जब एक fog droplet नीचे आ रहा होता है, तो W is equal to mg, the weight is acting downward. The upward thrust force is when same, right? So they both cancel each other effect and it remains suspended in the air. What best describe the turbulent flow? So turbulent flow is, remember, is an unsteady flow. There are two kind of liquid flow. So unsteady flow and irregular flow. Remember, that is turbulent flow. So what is a laminar flow? ठीक है, laminar flow क्या होता है? वो steady flow होता है बेटा, ये याद रखिएगा. That is steady flow as well as, ना सिर्फ ये कि वो steady flow होता है, बल्कि उसके साथ उसमें every particle follows the path of the every other particle which has moved behind move before from there. So अगर एक पार्टिकल इस पाथ के ऊपर जा रहा है, so पीछे से आने वाला पार्टिकल भी will be following the exactly same path. This black particle will also follow the same path. So that is a laminar flow, and irregular flow is, or the unsteady flow is known as turbulent flow. So the right answer here is option D. Which of the following characteristics are true for turbulent flow? Smooth layers of fluid moving without mixing, random changes in pressure and velocity and flow of velocity. Yes, this is right. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये random flow है, irregular flow है, unsteady flow है. उसमें they don't follow the path and sector and things like that. So now we have very short numericals related to
बेरिया का या एनटीएस का जो एयर का टेस्ट है उससे रिलेटेड, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट 5 meters in the direction the force, the angle between the two is 60 degrees, right? So we have the angle between the two particles as between the force and the object is 60 degree, and you need to find out the work. So what I will do here is I will use the formula of work done, W is equal to FD. No doubt पेपर में आपके पास चॉइसेस होंगी एमसीक्यूज की फॉर्म में, सो मैंने टाइप नहीं किया है, तो इस पर परेशान होने की बात नहीं है. W is equal to F into D. So F is 10 and D is 5 and cos of 60. So sin 30 की वैल्यू जो होती है वो cos 60 की होती है. sin 30 की वैल्यू is 1/2. So cos 60 की सेम वैल्यू आएगी. So this will be 1/2. 10 into 5 is 50. 2 1s are 225. So the work done is 25 joules. 25 joules or 25 Newton meters, whatever you say. So calculate the kinetic energy of a 2 kg object moving with a velocity of 3 meters per second. So I have to find out the kinetic energy. So these kind of one shot formula based numericals are there in Beria, Air and NTS का जो COMSETS का टेस्ट है उसके अंदर. So the mass is 2 kg, velocity is 3 का square. 2 will get cancelled with 2 and you will have 9 joules of kinetic energy here. So kinetic energy moving body की होती है. A mass of object 3 kg is lifted to a height of 4 meters. Calculate the potential energy. So what I will do here is use the formula potential energy, that is P is equal to mgh. M is 3, G is 10 and that's 4. So 3 tens are 30, 3 into 4 is 12. So 120 joules आ जाएगा. द क्लोजेस्ट आंसर वहां पे जो होगा वो फिर आपने मार्क करना है, क्योंकि इसने जो आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ दैट इज अकॉर्डिंग टू 9.8. सो 9.8 अगर आप लोगे तो कैलकुलेशन विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट. सो टाइम लग सकता है. सो टाइम आपने बचाना है. टाइम सेविंग या टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ 5 kg ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड. सो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया. मोमेंटम बहुत इजी है. P इज इक्वल टू m into v. So m is mass, that is 5, velocity is 2, that is 10 kg meter per second. So moving on to the next one, a force of 10 Newton is applied at a distance of, a force of 10 Newton is applied at a distance of 0.5 meters from the pivot point and the angle is 30 degree. Calculate the torque. So the torque formula is torque is equal to F into R into sine of angle between them. So force here is 10. The moment arm here is 0.5. ठीक है ना. डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट वो यही होगा. एंड द एंगल हेयर इज 30 डिग्री. दैट इज साइन 30. सो साइन 30 की वैल्यू इज 1/2. 10 into 0.5 is 5. 2 5 के साथ कैंसिल होगा तो यू विल हैव 2.5 न्यूटन इंटू मीटर्स. 2.5 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, a car of mass 1000 kg is traveling at a 20 meter per second. Calculate its kinetic energy. वेरी इजी है. K is equal to half mv स्केयर है. सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसके अंदर, वो भी टफ नहीं है. जीरोस का आपने ख्याल रखना है. 1/2. सो दे आर वेरी बेरिया फोकस्ड एंड एयर फोकस्ड एज वेल एज एनटीएस कॉमसेट्स में इसी तरीके के वन शॉट न्यूमेरिकल्स होते हैं, याद रखिएगा. तो ये सारे एक जैसे मैंने एक जगह पे कंपाइल किए हुए हैं. तो ये मत समझना कि एक ही सवाल रिपीट हो रहा है. सो कंपाइलेशन इनकी की हुई है. सो 1000 kg इज द मास हेयर. वी आर ट्रैवलिंग विद 20 का स्केयर. सो 20 का स्केयर इज 20 इंटू 20 कर लो. 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सॉरी 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद 10. सो 2 into 1 is 2. This 0 2 zeros and these. So you will have 200,000 joules. So remember मैंने 0 से कैसे सॉल्व किया. 2 को 2 के साथ कैंसिल किया, 10 रह गया ना. अब 1 into 2 is 2. So this 0, 2 zeros and these 3 zeros combined have to make 5 zeros. So 200,000 joules आ रहा है. So वो जानबूझ के 20,000 joules का भी ऑप्शन दे देगा, क्लोज चॉइसेस दे देगा. जीरोस का डिफरेंस होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना. ये टिपिकल इन यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह से वो करते हैं. अब बॉक्स इज पुश्ड विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters. 15 न्यूटन की फोर्स है, 3 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर गई है. वर्क डन किया है. ये तो बहुत ईजी है. W इज इक्वल टू एफ डी है. एंगल गिवन ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है. 15 into 3 कर लेंगे, 45 joules आ जाएगा. A mass of object, an object of mass 4 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. What is its momentum? सॉल्व कर दिया है. P इज इक्वल टू एम वी होता है. 4 into 5 करोगे 20 आ जाएगा. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 kg ऑब्जेक्ट 10 मीटर. अगेन मैंने बताया अगर वो आपको पेपर में बाउंड भी करे कि आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल लेना है ग्रेविटी को, सो यू नीड नॉट टू, बिकॉज
टेकिंग 9.8 विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो आप क्लोजेस्ट चॉइस को मार्क कर देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप हियर। सो 2m आ गया, GH होता है, G इज 10 एंड H को भी यहाँ पे 10 गिवन है, सो अगेन 200 जो क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसने 196 लिया है भाई, 196 क्योंकि उसने 9.8 लिया है। A torque of 12 Newton meters produced by a force, the distance of pivot is 2 meters. What is the magnitude of the force? So the torque is equals to F into R होता है, torque is 12, F you need to find out, and the moment arm is 2, so F is equals to 6. So F is equal to 6 newtons आ जाएगी force, right जी? So this is how these were the type of questions जो के पेपर में होते हैं। A bit trickier one मैंने कुछ थोड़े से ऐड किए हैं, थोड़े से जरा इस हवाले से ट्रिकी हैं, बट इस लेक्चर में इनको कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड एन बॉक्स ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, ठीक है जी। So talking about the horizontal component of the horizontal component of the force is Fx, and that is F cos of theta, right? So F here is 100 and cos of 30 degrees. So cos of 30 degrees under root 3 by 2, which is equal to 0.866. जो sin 60 की value है ना, that is the value of cos 30. So I have remember it like this. So what I will do here is कि 0.866 put करूंगा तो this will become 86.6. So this is your force horizontal component. अब हमें पता है कि F is equals to ma होता है, F की जगह पे you will plug in 86.6, m is 20 and you will find out the acceleration. जब आप ये डिवाइड करेगा तो ये 8.66 बाय 2 हो जाएगा। ये फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 4.33 आ जाएगा। तो विदाउट कैलकुलेटर मैंने बता भी दिया। ये मैंने कैसे एक पॉइंट को उधर मूव किया था, ये 20 है, 20 में से 10 से डिवाइड करो ना पहले, तो 8.66 आ जाएगा, 4.33 आगे आ जाएगा। होप इट क्लियर योर कॉन्सेप्ट हियर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 6 ohms. What is the power dissipated in the resistor? So in this case, the formula here will be P is equal to I square R. So we have three formulas for power dissipated through a resistor. They are P is equal to VI. They can be P is equals to V square by R. ठीक है जी, V square by R भी होगा. So this is P. And when you are given with current and resistance, so you can use this I square into R. So I will use I square R here. The current value is 3, that is 3 का square, R is 6, 3 का square is 9, 9 into 6 आ जाएगा, 9 6 is 54 watts. A ball is dropped from a height of 50 meters, assuming G is equal to 10. What is the speed of the ball just before it hits the ground? So you need to find out the V. So how will you be finding out the V? देखें, remember the loss in potential energy, is equals to the gain in kinetic energy, right? So what I will do here is I will use mgh, that will be equal to your kinetic energy. So m is so you are not given with the mass of the ball. Okay, so then you can I think there is something missed in this question. यहाँ पे बेटा मैच होना चाहिए था, मैं क्विकली बता देता हूँ, क्लास ड्रॉप हो जाएगी। t minus initial velocity divided by time t. So the acceleration here is 6. So need to find out the final velocity vf. The initial velocity is 4. The time taken is 10 seconds. So क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, so 60 हो जाएगा, ये 60 is equals to vf minus 4. So 4 वहां जाके ऐड हो जाएगा. So the final velocity will be 64 meters per second. So Bismillah Rahman Rahim. So next question, which of the following is a scalar quantity? Scalar quantities are those which only have magnitude and they have no direction. Vectors have magnitude as well as direction. So force is a vector quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity. So energy is a scalar quantity. Moving on to the next question, an object is moving in a circular path with constant speed. Which of the following statement is true? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी,
the object is experiencing centripetal force toward its center. Yes, the centripetal force is always attracting the object moving a circular path towards its center. So this is the right statement. A car accelerates from rest to a speed of 20 meter per second. So Vi is 0, Vf is 20 meters per second, time taken is 10. Acceleration निकालना है, simply formula apply कर दोगे. Acceleration कैसे आएगा? Final velocity minus initial velocity divided by time t. So final velocity here is 20. Rest से आया, that is 0, that is 10. 20 by 10 is 2. This was super easy question. So 20 meter per 2 meter per second square is the acceleration of this car. So option B here is the right choice. Moving on to the next question, which of the following describe the inertia best? So inertia क्या quality होती है property की, क्या property होती है body की, sorry, कि वो उसकी resist करता है in its change of state. अगर आपकी एक body rest में है तो वो उसको motion में जाने से रोकेगा, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो वो उसको रेस्ट में जाने से रोकेगा. तो चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करता है. सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वेरी इजी, मैं बता देता हूँ क्योंकि यूनिट्स पूछना बहुत इनका फेवरेट है यूनिवर्सिटीज का. सो न्यूटन यूनिट है फोर्स का, वर्क जो जूल जो है यूनिट है वर्क का भी है, एनर्जी का भी है. ठीक है, तो ये वर्क का भी यूनिट है, एनर्जी का भी यूनिट है. पावर का यूनिट है वॉट और प्रेशर का यूनिट है पास्कल्स. So this is the unit of pressure. So moving on to the next question, what is the potential energy of a 5 kg mass raised to a height of 10 meters above the ground? Take, so very easy question. So these type of questions are asked in बैरिया का एंट्रेंस टेस्ट, आपका एयर का एंट्रेंस टेस्ट, आपका कॉमसेट्स का एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बड़ी बेसिक सी वन स्टेप सॉल्विंग होती है फिजिक्स की. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट लाइक एनईटी का या ई कैट का जो आपका टेस्ट है या नास्ट का टेस्ट है जो आपका. सो 5 into 10, 10 आपकी हाइट है और 10 ही आपकी जी है, तो दिस विल बी 500 joules. So the potential energy here will be 500 joules. So moving on to the next one, which of the following statement is true for an object in free fall? So if an object is freely falling under the action of gravity, which of the following will be true? Its speed decreases due to air resistance. Its acceleration is 0. It falls with constant acceleration. Yes, it falls with constant acceleration. That is g is equals to 9.8 meter per second square. Moving on to the next one. A projectile is launched at an angle of 45 degree with the horizontal at its highest point. Which of the following quantity is 0? So which of the following quantity will be 0 if it is thrown at an angle of 45 डिग्री. जब 45 डिग्री पे जाएगा तो जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा. सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन. सो बॉडी इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस. तो साइमल्टेनियसली 2D मोशन होता है. जब जब आप यहाँ पे आते हो तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है. ठीक है, सो वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा. वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर. So what is the kinetic energy of a body of an object having 2 kg mass and a velocity 3? So kinetic energy is super easy. Half mv square formula आप use कर लोगे. 1/2 mass is 2 kg, velocity is 3 का square. 2 के साथ cancel हो जाएगा. So 3 का square is 4. Moving on to the next question. So the area under the velocity time graph represents. So area under the curve की बात हो रहा है. तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है. यहाँ पे आपके पास अगर टाइम है, यहाँ पे आपके पास अगर वेलोसिटी है, सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस. राइट, देखो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है. so, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो द एरिया अंडर द कर्व, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द कर्व, so this area will represent the distance covered by the body. An object is set to be in equilibrium when the net force acting on it is 0. It is moving with a constant acceleration. It is at rest. It has maximum kinetic energy. So there are two conditions of equilibrium. So the first condition stated that the net force should be equal to 0. So sum of all the forces acting on the body is 0. And the second condition for the complete equilibrium says that sum of all the torques on a body must be equal to 0. Or you can say that anti-clockwise torques should be equal to the clockwise torques. So they both should be equal. So anti-clockwise torque and clockwise torque both should be equal. Moving on to the next one. Which branch of physics deals with the study of heat and temperature? So thermodynamics, the branch of physics, therm means heat, dynamics means motion or movement. So it deals with the study of heat and thermodynamics. A force of 10 Newton is applied to a mass of 2 kg. Very easy. F is equals to ma को आप use कर लोगे. Acceleration बताना है आपने.
F by m आप कर लोगे, F is 10, m is 2, so you will have 5 meter per second square as your answer. According to Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. Force is directly proportional to mass. Objects and motion stay in motion. Force equals to mass times acceleration. So ये तो आपका सेकंड लॉ हो गया, ठीक है, और ये आपके फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट करता है, ये भी सेकंड लॉ के साथ रिलेट करता है. सो थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है. एंड बाय द वे, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो रिमेंबर दिस. अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ circular motion, right? What is the momentum of a 4 kg object moving with the velocity of 5 meter per second? So very barrier NTS air oriented question है ये. P is equals to mv आ जाएगा, mass 4 है, velocity 5 है, 20 आ जाएगा आपके पास. आंसर सिंपल हार्मोनिक मोशन characterized by the constant speed in straight line acceleration proportional to displacement. So in the case of a simple harmonic motion, the acceleration and displacement are always proportional to one another, and this negative sign represent that it is always directed towards the mean position. So what is the formula for calculating work done when a force is applied to object V W is equal to F into D? So मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार कि एनटीएस का टेस्ट हो आपके पास, कॉम्स्टेट्स का हो टेस्ट आपके पास, बेरिया का टेस्ट हो, एयर का टेस्ट हो, और या इसी टायर की जो बाकी यूनिवर्सिटी है. सो वन थिंग टू रिमेंबर इज देयर विल ऑलवेज बी 10 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स. तो इन सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ओनली 10 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स होते हैं, प्लस डिफिकल्टी लेवल यही होता है, यूनिट्स वगैरह पूछेगा, स्केलर वेक्टर पूछेगा, और वन स्टेप के अंदर सॉल्विंग होगी फिजिक्स की अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई चीज होगी. सो स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ इट स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? सो एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, स्टॉप करती है 10 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? सो अगर आपके पास अब गाड़ी स्टॉप कर रही है तो फाइनल वेलोसिटी हियर इन दिस केस विल बी जीरो. So this is a case of deceleration or negative acceleration. So this is a case of deceleration, और आप जिसको negative acceleration भी कहते हो. So अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है, तो आप जो है इसको दोगे, नाम दोगे आप इसको कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है. सो कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इफ इट स्टॉप्स एट 10 seconds, in 10 seconds, what is its acceleration? So very simple, A is equal to Vf minus Vi by T. So Vf here in this case, the Vf, the value of Vf is 0, Vi is 30, right? And the time taken is 10 seconds, so the negative acceleration will be minus 3 meters per second square. So the right option here is option B. Moving on to the next question, which is the following is true about energy. It can be created and destroyed. So energy can neither be created nor be destroyed, but it only changes from one form to another. So the right option is like, comment, and subscribe.